हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन मित्रों जो बात करेंगे वो बात करेंगे अध्यापक भर्ती का जो पेपर हुआ था उस पेपर को लेकर के अपन आज चर्चा है वो मित्रों करेंगे, जिसके अंतर्गत ये जो अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था उस पेपर को हल करने का प्रयास है वो किया जाएगा मित्रों। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की ने जो एग्ज़ाम है उसको बहुत अच्छे तरीके से दिया है और आपका पेपर अच्छा गया होगा। और भगवान से प्रार्थना और उम्मीद करते हैं कि आपका उस मेरिट वाली जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आपका नंबर आएगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ अपन देखते हैं कि जो पेपर है उसका किस जो प्रश्न में उसका हल है वो किस प्रकार से होगा, कौन सा उत्तर है वो सही होगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों या मित्रों बिना देरी किए हुए अपन पेपर को सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में आए और किस प्रकार से उस प्रश्न का जो उत्तर है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की। और पहला प्रश्न विद्यार्थियों आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है और अपना प्रश्न है कि कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, यानी जो छोटी तीज और एक बड़ी तीज होती है विद्यार्थियों, उसी में से एक प्रश्न पूछा आपको कि कजली तीज का जो त्यौहार है वो किस जिले में मनाया जाता है या किस जगह मनाया जाता है, उसका नाम है वो विद्यार्थियों आपसे पूछा गया। जब हम ऑप्शनों की बात करते हैं विद्यार्थियों तो एक ऑप्शन है बूंदी है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो जयपुर है, जोधपुर है और उदयपुर। तो विद्यार्थियों आप जानते हैं कि जो कजली तीज होती है उसका जो मेला वगैरह होता है विद्यार्थियों वो लगता है बूंदी में लगता है। कहाँ लगता है? बूंदी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कजली तीज का त्यौहार है वो बूंदी में विद्यार्थियों मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर अ है वो विद्यार्थियों सही था। अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है, यानी कहने का मतलब ये कि जसनात जो संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय मित्रों, उस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो किस जगह है, वो जगह का नाम है वो पूछा गया। तो अपन बात करते हैं ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कत्रियासर, फिर बात करता हूँ मुकाम तालवा, फिर सिंगरासर या फिर पीपस। तो अपन जानते हैं विद्यार्थियों कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कत्रियासर यानी बीकानेर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की रखड़ी और टोटी, यानी रखड़ी और टोटी क्या है, यानी रखड़ी और टोटी खाली जगह यानी ये क्या है। देखो ऑप्शन की बात करते हैं कि पुरुषों की वस्त्र है या स्वदेशी जूते हैं या साफों के प्रकार है या महिलाओं के गहने या आभूषण है। तो देखिए विद्यार्थियों इस प्रश्न को देखने से सीधा ही अपने को उत्तर आता है और बहुत आसान क्वेश्चन था विद्यार्थियों, यानी महिलाओं के आभूषण या गहने। अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों अपन, और अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर कि राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार, यानी जो राजस्थान में वालर कृषि है उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो अपन देखते हैं कि वालर कृषि है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये राजस्थान के अंदर इस वालर कृषि के दो प्रकार है मित्रों। एक होती है चिम्माता, दूसरी होती है दजिया। पर है क्या विद्यार्थियों, ये एक प्रकार की कृषि है। आदिमकालीन जो समाज इस प्रकार की कृषि करता था वो कृषि, और उस कृषि का नाम क्या है विद्यार्थियों की, ये अंत्य कृषि है या व्यापारिक कृषि है या बागानी कृषि है या फिर स्थानांतरित कृषि है। तो सही ऑप्शन है विद्यार्थियों वो है ये स्थानांतरित कृषि है। किस प्रकार की, यानी आदिमकालीन पुराने समय का जो समाज होता था मित्रों, वह समाज किसी भूभाग को 2-3 वर्ष उपयोग करने के बाद में उस भूभाग को छोड़ करके नया जो भूभाग होता था जहाँ झाड़ी वाला वन वाला जो भूभाग उस पर झाड़ियाँ वगैरह काट करके वहाँ पे खेती करता था। उस प्रकार की जो कृषि थी उसको अपन स्थानांतरणशील कृषि कहते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों वह है स्थानांतरणशील कृषि। अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों, और अगला प्रश्न है कि जो ये निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की एक श्रेणी नहीं, यानी कुछ आपको वन दिए हुए मित्रों और उनमें से अपने को देखना है कि कौन से वन है वो राजस्थान में
श्रेणी का प्रशासनिक रूप से उसका वर्गीकरण है वो किया नहीं गया। जैसे कि अनारक्षित वन, यानी एक जो प्रकार है प्रशासनिक रूप से वनों का वो अनारक्षित हो सकता है या नहीं। दूसरा अपने पास सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है या फिर आरक्षित वन है। देखिए विद्यार्थियों या मित्रों कि जो प्रशासनिक रूप से राजस्थान में वनों का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 प्रकार से किया गया है। वनों को प्रशासनिक रूप से 3 वर्गों में बांटा गया, जिसके अंदर बात करें सुरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है और आरक्षित वन है। पर मित्रों अनारक्षित वन है, ये प्रशासनिक रूप से जब वनों का वर्गीकरण किया गया तो उसके अंतर्गत इस प्रकार के वर्गीकरण है वन का नहीं किया गया। तो अपना सही ऑप्शन है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए, जो अनारक्षित वन है वह वनों का वर्गीकरण श्रेणी में इस प्रकार के वन है वो नहीं होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों, और अगला प्रश्न है अपने पास कि निम्न में से कौन सा सही नहीं, यानी अपने को सुमेलित करके दिया हुआ है। इनमें से अपने को ये निर्धारण करना है कि कौन सा रोपवे किस जिले में है या नहीं है। तो देखो तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, सही नहीं, यानी इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है, उसके बारे में बात है वह की गई। तो देखो मित्रों कि पहला है कि मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर रोपवे है, ये मनसापूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में। दूसरी बात है कि बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में। तीसरा सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में। और अगला है अपने पास सुंधा माता मंदिर रोपवे जालोर। देखो मित्रों अपन जानते हैं कि मनसापूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर सही है। अगला अपने पास बालाजी रोपवे मंदिर सामोद जयपुर, ये भी सही है। पर विद्यार्थियों कि सावित्री माता मंदिर रोपवे ये सिरोही में नहीं है, ये कहाँ है, ये पुष्कर में है। तो इसका मतलब है कि ये जोड़ा है पुष्कर अजमेर में है। तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि ये जो सावित्री माता मंदिर रोपवे है वो सिरोही में न होकर के पुष्कर अजमेर में। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है सी, यानी सावित्री माता मंदिर सिरोही। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 1938 में करौली राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की, यानी जो करौली राज्य प्रजा मंडल है उसकी स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई। जैसे गोपाल सिंह के द्वारा, गोपीलाल यादव के द्वारा, त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा या मदन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों त्रिलोक चंद जैन माथुर है, इसके द्वारा ये करौली जो प्रजा मंडल था इस प्रजा मंडल की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है मित्रों कि राजस्थान राज्य वन नीति लागू की, राजस्थान राज्य में वन नीति है उसको लागू है वो कब किया गया, कि 2006 में किया गया या 2010 में या 1988 या 2008। जब मैं इसकी बात करूं मित्रों तो राजस्थान के अंदर वन नीति है वो आपकी 2010 के अंदर है वो लागू की गई थी। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा की, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान में राम कथारे आधार पर रामायण श्रीनिवासु आख्यान काव्य कौन लिखियो। मतलब इस प्रश्न को अपन ड्रॉप करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि को क्या कहते हैं, यानी कुंभलगढ़ और जो गोकुंदा ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के मध्य की जो उच्च भूमि है उसको इस नाम से जानते हैं कि उड़िया, यानी ये उड़िया है, ये उड़िया का क्या है, कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि को क्या कहते हैं कि पठार, बोराट का पठार कहते हैं, या ये उड़िया नहीं है उड़िया, उड़िया का पठार कहते हैं, या फिर गिरवा कहते हैं, या फिर उपरमाल के नाम से जाना जाता। तब इसकी बात करें तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य का जो भूभाग है उसको मित्रों बोराट का पठार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई किस वर्ष, यानी कंवर सेन के द्वारा राजस्थान
जो नहर है इसकी शुरुआत है वह कब की गई थी कि 1948, 1938, 1968 या 1958। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है विद्यार्थियों ए, यानी 1948 के अंदर कवरसेन द्वारा राजस्थान नहर की क्या की गई थी, शुरुआत है वो की गई थी। अगला प्रश्न है मित्रों कि आ मैं सू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे, यानी आ में से यानी इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो राजस्थान के अंदर नहीं बोली जाती है। तो देखो विद्यार्थियों कि वागड़ी, मेवाती, अवधी या हाड़ौती। हम जानते हैं मित्रों कि वागड़ी बोली है, मेवाती है, हाड़ौती है, ये सभी राजस्थान के अंदर बोलियां बोली जाती है। पर मित्रों ये अवधी बोली है, इसका राजस्थान के अंदर उपयोग है वो नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है वो मित्रों कौन सा हो गया कि अवधी है वो राजस्थान के अंदर नहीं बोली जाने वाली बोली है वो है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास मित्रों कि स्त्रियां बोरला आभूषण और शरीर के किस भाग पर पहनती, यानी स्त्रियां जो बोरला ये जो आभूषण है उस आभूषण को शरीर के किस भाग पे धारण करती है, जैसे कि गर्दन पे या सिर पे या कान पे या हाथ पे। इसकी बात करें मित्रों तो अपन देखते हैं कि जो स्त्रियां होती है बोरला जो आभूषण है उसको सिर पर है वो पहना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो मित्रों क्या है, सिर। अगला राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित, यानी राजस्थान का जो तेरापंथी संप्रदाय है वो किस धर्म से संबंधित है। जब मैं बात करूं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है या शैव पंथ है या जैन धर्म है या फिर वैष्णव धर्म, तो इसकी बात की जाए मित्रों तो राजस्थान का तेरापंथी जो संप्रदाय है ये संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है मित्रों कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, यानी ये जो चंद्रभागा पशु मेला है ये मेला किस जगह लगता है। तो देखो कि या अजमेर में लगता है, नागौर में लगता है क्या ये मित्रों, या फिर झालरापाटन, ये कहाँ पे है मित्रों, झालावाड़ में। झालरापाटन कहाँ है, झालावाड़, या ये राजसमंद में लगता है। तो अपन जानते हैं कि कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है मित्रों उस समय ये मेला कहाँ लगता है, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर इस मेले का आयोजन है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है अपने पास अगला प्रश्न है कि निम्न में से निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहाँ पीर के नाम से भी पूजा जाता है। निम्न में से किस लोक देवता है उसको अपन जहाँ पीर के नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा लोक देवता है। जैसे कि ये गोगा रामदेव जी है, गोगा जी है, बाबू जी है या तेजा जी, यानी अपने को किस लोक देवता को जहाँ पीर के नाम से जानते, तो वह उत्तर है विद्यार्थियों गोगा जी को। क्योंकि मोहम्मद गजनवी से जब युद्ध किया था उस समय इसको जो है वो जहाँ पीर के नाम से भी जाना पुकारा गया था। अगला प्रश्न है अपने पास मित्रों कि ट्रेस कमीशन आंदोलन किससे संबंधित, यानी ट्रेस कमीशन जो आंदोलन है ये आंदोलन नहीं, ट्रेस कमीशन है नहीं, जो ट्रेस कमीशन ये जो एक कमीशन बना था मित्रों, तो ये जो कमीशन है अंग्रेजों के द्वारा इस कमीशन का गठन किया गया था और ये मूलतः किस आंदोलन से संबंधित, यानी किस आंदोलन के लिए इस प्रकार की कमीशन का गठन है वो किया गया था। क्या ये मेव किसान आंदोलन के समय इसका गठन किया गया था, या बेगू किसान आंदोलन के समय इसका गठन किया गया था, या फिर
पारसोली किसान आंदोलन के समय या अलवर किसान आंदोलन के समय? तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों वह बेंगू किसान आंदोलन के समय ट्रेस कमीशन जो है इसका है वो गठन है वो किया गया था। अगला प्रश्न है अपने पास कि बनास नदी का उद्गम, यानी कि जो बनास नदी है इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी इस नदी है वो कहाँ से निकलती है? क्या बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, या फिर नागपार से निकलती है, या फिर खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, या फिर करौली पहाड़ियों से? देखो विद्यार्थियों, बैराट ये जयपुर है, नागपाड़ अजमेर में, ये करौली में है, और हम जानते हैं कि जो बनास नदी है मित्रों ये नदी खमनोर राजसमंद की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। तो इसका सही उत्तर है खमनोर राजसमंद। अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों, और अगला प्रश्न है अपने पास कि मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है, यानी मारवाड़ की जो पन्नाधाय, जैसे मेवाड़ की पन्नाधाय के बारे में हमने बहुत सुना है मित्रों, पर ये प्रश्न पूछ रहा है कि मारवाड़ की पन्नाधाय कौन है? देखो कि बालाधाय को कहा जाता है, या फिर बीजलधाय को कहा जाता है, या लासाधाय को कहा जाता है, या फिर गोराधाय। तो इसका सही उत्तर है मित्रों वह है गोराधाय। क्या सही उत्तर? गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय है इसकी उपाधि वो दी गई। अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक साहित्य में साहित्यरी दीट सु हरजस काई है, यानी राजस्थान साहित्य के अंदर दीट सु हरजस काई है, यानी हरजस क्या है? क्या एक ख्याल है मित्रों, या फिर एक पवाड़ा है, या फिर लोकगीत है, या फिर एक लोक गाथा है? तो मित्रों हम जानते हैं कि जो हरजस है वो एक क्या है? लोकगीत है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हुआ मित्रों? लोकगीत। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन फड़ वासन से संबंधित है, यानी अपने को ये बताना है कि कौन सी जातियां हैं मित्रों वो फड़ का वाचन है वो करती है। क्या कालबेलिया करते हैं, या बंजारे करते हैं, या फिर सरगड़े करते हैं, या फिर भोपे? तो आप जानते हैं विद्यार्थियों कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? भोपे। अगला प्रश्न है अपने पास कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे, यानी कहने का मतलब है कि जो हाड़ौती बोली है वो मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो अपन जानते हैं मित्रों कि हाड़ौती बोली जो हाड़ौती क्षेत्र है उस क्षेत्र में ही बोली जाती है। तो देखिए अजमेर, पहला ऑप्शन है कि अजमेर और नागौर ये हाड़ौती क्षेत्र है ही नहीं, तो सीधी सी बात है मित्रों कि इस क्षेत्र में इस बोली को नहीं बोला जाता है। फिर कोटा और बूंदी, या फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो सीधी सी बात है मित्रों कि इस प्रश्न का सही उत्तर है वो कोटा और बूंदी, क्योंकि ये क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इन क्षेत्रों के अंदर हाड़ौती बोली मुख्य बोली जाती है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला अपना प्रश्न है मित्रों कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, यानी निम्न में से अपने को ये बताना है कि कौन सी है वो राजस्थान की एक लोक नाट्य शैली नहीं है। क्या रम्मत है, ख्याल है, ढाडी है, या फिर स्वाग? तो देखो मित्रों रम्मत भी है, ख्याल भी है और स्वाग भी है, पर ये ढाडी है, ये राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ढाडी। अगला प्रश्न है कि गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, यानी गणेश्वर संस्कृति है वो किस प्रकार की संस्कृति? पुरापाषाण समय की है, मध्य पाषाण है, नवपाषाण है, या ताम्र युगीन? तो हम जानते हैं मित्रों ये किस प्रकार की सभ्यता है, इसको हम ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कि बरखान क्या है? बरखान क्या है? इनकी आई डेल्टा है, या पहाड़ी है, या फिर झीलें है, या रेत के टीले है? तो ये क्या है मित्रों? बरखान जो अर्धचंद्राकार रेत के क्या होते हैं?
टीले होते हैं। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या हुआ, ये रेत के क्या है, टीले होते हैं अर्धचंद्र का, और जो सबसे ज़्यादा ये नुकसानदायक भी होते हैं मित्रों। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, और अगला प्रश्न है मित्रों कि मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। यानी मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में। हम जानते हैं कि इस जो उद्यान है इसका विस्तार 2 जिलों में है, और उस ऑप्शन बीकानेर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है या जोधपुर। तो मूल रूप से इसका जो विस्तार है वो कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में है। अगला प्रश्न है कि अपने पास निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं, यानी 4 घासों के नाम दिए हुए हैं, अपने को ये पहचान करनी है कि इनमें से कौन सी घास है वो पश्चिमी राजस्थान के भाग में नहीं पाई जाती है। तो धामण, कराड़, सेवण और सालर, ये सालर है ना मित्रों, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं, ये एक वन है मित्रों, वनों के प्रकार है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है अपने पास मित्रों कि कला प्रेमी सावन सिंह किस प्रांत के शासक थे। यानी कला प्रेमी जो सावन सिंह है वो किस प्रांत के क्या थे, शासक, किशनगढ़ के, जयपुर के, करौली के या फिर जोधपुर के। तो इस प्रश्न का सही राइट है मित्रों, किशनगढ़ के शासक थे। अगला है कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर, यानी जो अरावली श्रृंखला है इसका सबसे उच्चतम शिखर है वो कौन सा है, कि शेर है या जरगा है, तारागढ़ है या गुरु शिखर। तो कौन सा है मित्रों, गुरु शिखर। अगला प्रश्न है अपने पास, और ये प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, यानी कौन थे। यानी चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसकी बात करते हैं, क्या भोज परमार ने करवाया, या महाराणा अरसिंह ने करवाया, नाग भट्ट ने करवाया या महाराणा मोकल ने करवाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों वो भोज परमार ने। पर ध्यान रखना मित्रों कि नारायण जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इस मंदिर का पुनरुद्धार है वो किसके द्वारा करवाया गया, पुनरुद्धार हुआ तो इसका नाम चेंज करके लिखा समदेश्वर मंदिर, और ये काम करवाया था महाराणा मोकल ने। तो ये प्रश्न है वो अच्छा प्रश्न है मित्रों कि आज तक आ रहा था वो सिर्फ ये समदेश्वर मंदिर के बारे में बात पूछी जा रही थी और जिसके अंतर्गत महाराणा मोकल है उत्तर बैठता था। पर विद्यार्थियों इस प्रश्न को थोड़ा पलटा तो इसका जो उत्तर हुआ वो हुआ भोज परमार ने इसका निर्माण है वो मित्रों करवाया था। अगली बात करते हैं कि भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या। अगला प्रश्न है कि भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि रेल यात्रियों को प्रोत्साहन देना या भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु या घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित देना। तो इसका मित्रों सही उत्तर है वो है कि राजा और उनके शाही स्थानों के बीच
बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु इसको मुख्य है, इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि मुकंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ है कौन से जिले में, कि पाली और सिरोही में है, या अजमेर और जयपुर में है, या फिर झालावाड़ और कोटा में, या जोधपुर नागौर। तो इसका सही उत्तर है मित्रों झालावाड़ और कोटा में। अगला प्रश्न है महिला चित्रकार कमला और इलायची, ये दो महिला चित्रकार है जिसका नाम एक नाम कमला है, दूसरा नाम इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित, यानी ये दो महिला है कमला और इलायची, ये महिला है वो किस चित्रकला से संबंधित है, क्या नाथद्वारा से है, जोधपुर से है, अलवर से है, या किशनगढ़ से। तो इसकी बात करें मित्रों तो ये दोनों महिला है, ये महिला नाथद्वारा जो शैली है इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है अपना कि आदिकालीन सारण शैली का रचनाकार नहीं है। मत कहने का मतलब आदिकालीन जो सारण शैली है उसका इन चारों में से कौन सा है वो इसका रचनाकार नहीं है। क्या बादर डाडी, या गाढ़न शिवदास, वज्रसेन सूरी, या श्रीधर व्यास। तो इसका जो बादर डाडी है मित्रों ये आदिकालीन सारण शैली का रचनाकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थली बनाया था, यानी बीकानेर के निकट जो समराथल जगह है इस जगह को किस लोक देवता ने अपनी कर्मस्थली है वो बनाया था, कि पाबू जी ने, धन्ना जी ने, जाम्बो जी ने, गोगा जी ने। तो इसका सही उत्तर है मित्रों जाम्बो जी। अगला है चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है, यानी चंबल नदी जहाँ बहती है वहाँ जो अपर्दन होता है उसके माध्यम से जो जगह खंड है उसको किस नाम से जानते हैं, क्या सेम कहते हैं, या सादर धुलन कहते हैं, या भूमि संप्रमण कहते हैं, या अवनालिका कहते हैं। सही उत्तर क्या हुआ मित्रों इसका अवनालिका है वो इसको कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों, और अगला अपना प्रश्न है वह प्रश्न है वो प्रश्न है कि वैली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार, यानी वैली कृष्ण रुक्मणी जो ये ग्रंथ है इसकी रचना है वो किसने की थी। तो देखते हैं मित्रों क्या ठाकुर राम सिंह ने की थी, या पृथ्वीराज राठौड़, संत विठलदास, या बारट ईश्वरदास। तो इसका सही उत्तर है मित्रों वह पृथ्वीराज राठौड़ जिसने वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी। और इसने जो रचना की थी मित्रों किस दुर्ग में की थी, गागरोन दुर्ग के अंतर्गत में इसकी रचना है वो की थी। अकबर ने इसको मित्रों जो गागरोन रियासत है वह इसको जागीर के रूप में दी थी। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे क्या है अधिक है तथा वह किस भाषा के समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है तो क्या कहलाता है, वो निरक्षर है, स्नातक है, विज्ञ है, या साक्षर है। तो मित्रों क्या उसको क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे, साक्षर। अगला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन सा है, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका शिल्पी कौन है, यानी क्या लालचंद है, या फिर मर्दन है, संपालाल है, या दीपा। तो इसका सही है मर्दन। कौन है, मंडन, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है वो कौन है मित्रों, मंडन। अगला प्रश्न है कि मेजा बांध बनाया गया, यानी किस नदी पर मेजा बांध का है वो निर्माण किया गया है, जैसे कि कोठारी नदी पे है, चंबल नदी पे है, या बनास नदी पे है, या मेज नदी पे। तो मित्रों जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पे है और ये कहाँ पे बना हुआ है, ये भीलवाड़ा में बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि राम स्वरूप किसान रोग कहनी संग्रहनी Risente muitas perguntas muy profundas, ¿no? Förslag det.
हाँ, अगला प्रश्न है अपने पास कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया। यानी जहांगीर जब मुगल शासक बना तो किस राजपूत जो शासक था उसका जो मनसब था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, घटा दिया। कहने का मतलब कि जगत सिंह का, जसवंत सिंह का, मान सिंह का या भगवत सिंह का। तो इसका सही उत्तर है मित्रों मान सिंह का जो मनसब था उसको जहांगीर जब शासक बना तो इसने इसके मनसब को घटा दिया। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन, यानी अपने को ये देखना है राजस्थान का कौन सा संभाग है जिसमें मक्के का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। क्या बीकानेर में होता है, जोधपुर में होता है, कोटा में होता है या फिर उदयपुर। तो मित्रों इसका सही उत्तर है उदयपुर के अंदर मक्के का, उदयपुर जो संभाग है उस संभाग के अंदर मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। और अगला प्रश्न है अपने पास कि काली मर्दा जानी जाती है, यानी काली जो मर्दा है इस मर्दा को और किस नाम से जाना जाता है। क्या इसको लेटराइट मिट्टी कहते हैं या फिर इसे रेगूर मिट्टी कहते हैं या बागर एवं खादर मिट्टी या फिर काप मिट्टी। सही उत्तर है मित्रों ये, जैसे अपन बात करें कि बांगर, खादर, काप ये सारी जलोढ़ मिट्टियों की में से है और जो रेंगूर मिट्टी है इस मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिसलदेव रासो किण भातरो काव्य, यानी बिसलदेव रासो है ये किस प्रकार का ग्रंथ है। प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है, प्रकृति काव्य है या फिर वीर काव्य। अब देखिए विद्यार्थियों अपन देखें तो ये प्रकृति काव्य नहीं हो सकता, ये भक्ति काव्य भी नहीं हो सकता, पर ये प्रेम काव्य और वीर काव्य दोनों उत्तर लगभग सेम बैठ रहे। पर विद्यार्थियों दोनों में से जो ज़्यादा अपन वरीयता देंगे वो देंगे प्रेम काव्य। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर माना जाएगा मित्रों वो जाएगा प्रेम काव्य। अगला प्रश्न मेरे पास कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी, यानी जो कृष्णा कुमारी है वो कौन से राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूतानों में राजनीति, यानी जिसके विवाह को लेकर के जो विवाद हुआ था उस विवाद ने राजनीतिक रूप से राजपूतों में उथल पुथल उत्पन्न कर दी। तो अपने को ये बताना है कि जो कृष्णा कुमारी राजकुमारी थी वो कौन से रियासत की थी। तो उदयपुर की थी, जोधपुर की थी, बीकानेर की थी या जयपुर की थी। तो सही उत्तर है मित्रों वो उदयपुर की थी। कहाँ की थी? उदयपुर। अगला प्रश्न है अपने पास मित्रों कि निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। निम्न में से ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको धूलकोट के नाम से जाना जाता है। तो अपने को ये बताना है कि कौन सी सभ्यता है जिसको हम धूलकोट है वो कहते हैं। क्या आहाड़ है, गिलगुड है, कालीबंगा है या बालातल। तो सही उत्तर है मित्रों वो आहाड़ सभ्यता। जो आहाड़ सभ्यता है इस सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है अपने पास मित्रों कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, यानी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया। क्या ये 1982 में लागू किया गया, 1972 में या 1962 में या 1992। सही उत्तर है विद्यार्थियों कि 1972। अगला प्रश्न है कि मानहेरा टिब्बा, कौन सा? मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र, यानी ये जगह है, इस जगह से किस प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। क्या यहाँ से पेट्रोलियम निकलता है या फिर चूना पत्थर निकलता है या लिग्नाइट निकलता है या प्राकृतिक गैस। तो ये मानहेरा टिब्बा जो क्षेत्र है मित्रों विद्यार्थियों यहाँ से प्राकृतिक गैस है उसका उत्खनन है वो किया जाता है। चलते हैं आगे। और अगला प्रश्न है अपने पास मित्रों ये प्रश्न राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में, यानी प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान
राज्य या राजस्थान के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को जो आयोजित किया गया, राजस्थान के जो युवा थे उसको रोजगार देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो 4 और 5 जनवरी 2023 को जो मेला आयोजित किया गया, वो मेला का आयोजन कहाँ किया गया? क्या इसका उदयपुर में किया गया आयोजन, कोटा में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? इसका सही उत्तर है मित्रों जयपुर में। कहाँ आयोजन किया गया था इसका? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प को चुनना है कि अधिगम क्या है, यानी अधिगम है ये क्या है? सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया है या फिर निष्क्रिय प्रक्रिया है या शांत रहना या सक्रिय प्रक्रिया? तो इसका सही उत्तर है मित्रों ये क्या है? सीखना अधिगम का मतलब होता है और सीखना मतलब यानी सक्रिय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न अपने पास, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष, यानी राजस्थान के अंदर जेंडरों के लिए प्रथम जो बजट था वो बजट है वो कब प्रस्तुत किया गया था? कि 2021-22 में या 2017-18 या 2014-15 या 2012-13? तो मित्रों इसका सही उत्तर है वो 2012 और 13 के अंदर जेंडर के लिए जो प्रथम बार है बजट है उसको प्रस्तुत है वो किया गया था। अगला प्रश्न है अपने पास, अगला प्रश्न है कि राजस्थान आरटी अधिनियम में कितनी भाग और राजस्थान में आरटीई जो अधिनियम है इस अधिनियम में कितने भाग है और कितनी धाराएं है? जैसे कि 10 भाग और 29 धारा है या 10 भाग और 30 धाराएं, 8 भाग भी 29 धारा, 8 भाग 29। तो सही उत्तर है मित्रों कि आरटीई जो अधिनियम है उस अधिनियम के अंदर 10 भाग है और 29 क्या है? धाराएं। तो सही ऑप्शन नंबर 1 10 भाग और 29 धाराएं। अगला प्रश्न है अपने पास, प्रश्न ये है कि राजस्थान में पुरातन एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया? यानी पुरातन और संग्रहालय जो विभाग है इस विभाग का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1950 है मित्रों, यहाँ पे 50 या 1952 में या 1953 में या 1949 में? इसका सही उत्तर है मित्रों 1949 के अंदर राजस्थान में पुरातन एवं संग्रहालय जो विभाग है इस विभाग की स्थापना है या इसका जो गठन है मित्रों वो किया गया था। और अगला प्रश्न है अपने पास कि अजय सिंह शेखावत खाल इसका संबंध किससे है? एथलेटिक्स से है, हॉकी से है या निशानाबाजी से है या भारोत्तोलन से? तो मित्रों अजय सिंह शेखावत है इसका जो संबंध है वो संबंध है भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर बी है वो मित्रों इसका क्या होगा? सही। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य, यानी कहने का मतलब राजस्थान राज्य का आधिकारिक जो नृत्य है या राजस्थान राज्य का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है? भवाई है, गैर है, कठपुतली है या फिर घूमर? तो इसका उत्तर सही क्या होगा विद्यार्थियों? घूमर, जिससे राजस्थान की जो नृत्य उन नृत्यों की आत्मा है उस नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा जो नियम बने उसके अनुसार छात्र और शिक्षक का जो अनुपात, यानी कितने छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, अनुपात क्या है? कि 30:1, 35:1 है, 40:1 है या 25:1? तो कहने का मतलब इसका सही होगा मित्रों 30:1, यानी 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप, यानी कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? यानी ये जो द्वीप है वो द्वीप उदयपुर के अंदर कौन सी झील है? उस झील के अंदर स्थित है। फतेह सागर झील में है, पिछोला झील में है या जयसमंद झील है या उदय सागर? तो इसका सही उत्तर है मित्रों कृत्रिम झील जो जयसमंद झील है। इस झील के अंदर ये जो मगरा द्वीप है वो स्थित, बाबा मगरा द्वीप है वो यहाँ पर स्थित है।
अगला प्रश्न है अपने पास कि राजस्थान में मिशन निर्यातक बानों को कब शुरू किया गया, कि 27 जुलाई 2021 को या 25 जुलाई 2021 को, 23 जुलाई 2021 को या 29 जुलाई 2021 को। तो इसका सही उत्तर है मित्रों वह 29 जुलाई 2021 को राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो इसको है उसकी शुरुआत है वह की गई थी। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक है वो जीते गए थे, कि उसने 2 पदक जीते थे, 4 पदक, 3 पदक या 1 पदक। तो सही उत्तर है मित्रों उसके द्वारा 1 कांस्य पदक और 1 स्वर्ण पदक, कुल मिला के कितने 2 पदक है वो जीते गए थे। अगला प्रश्न है कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया, यानी ये कह रहा है कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र है वो कब स्थापित किया गया, कि 1994 में, 1976 में, 1967 में या 1965 में। तो इसकी बात करें मित्रों तो ये जो है इसकी जो स्थापना है वो मित्रों कब की गई थी 1900, यानी जो ये राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का गठन है 1965 के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता, यानी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो अंबिका माता मंदिर है, ये मंदिर है वो किस जिले में स्थित है मित्रों, क्या ये चित्तौड़गढ़ में है या जोधपुर में है या पाली में है या फिर उदयपुर में। तो ये है जगत, और जगत कहाँ पे है मित्रों, उदयपुर में। और इससे इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है अपने पास मित्रों और ये प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, यानी विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग है इस आयोग की स्थापना की अनुशंसा या इसकी सिफारिश किसने की थी, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने की थी, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने की थी, या शिक्षा आयोग ने की थी, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। इसका सही उत्तर है मित्रों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसकी जो स्थापना की सिफारिश वह की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, राजस्थान के अंदर किस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी है जिनको पद्म श्री पुरस्कार है उस पुरस्कार से उसको सम्मानित है वह किया गया है। यानी अपने को ये देखना है कि जो कौन सा खेल है उस खेल में जो खिलाड़ी है उन खिलाड़ी को पद्म श्री पुरस्कार है वह दिया गया है। तो आपके निशानेबाजी है, तीरंदाजी है, नौकायन है या एथलेटिक्स है, यानी कौन सा खेल है जिसके अंदर उनको पद्म श्री जो पुरस्कार है वो पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही उत्तर है मित्रों निशानेबाजी। क्या है, निशानेबाजी। हाँ, अगला प्रश्न है अपने पास कि राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी, यानी राजस्थान का खिलाड़ी जिसका नाम क्या है धनंजय दर्जी, जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से, यानी ये धनंजय दर्जी जो खिलाड़ी है राजस्थान का ये सुर्खियां में था। अब ये सुर्खियां में था तो इसका मतलब इसका जो कौन सा खेल है यानी ये कौन से खेल से संबंध रखता है, क्या ये हॉकी से संबंध रखता है या फिर बैडमिंटन से है या क्रिकेट से या फुटबॉल से। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों वह फुटबॉल। यानी धनंजय दर्जी जो हाल ही में चर्चा में रहा खिलाड़ी, इस खिलाड़ी का जो खेल है वो खेल है फुटबॉल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है अपने पास कि दिसंबर 2022 में किस ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड है वो दिया गया था, इन किसको
दिसंबर 2020 के अंदर ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स जो चैंपियन पुरस्कार है, ये पुरस्कार किसको दिया? डॉक्टर स्मृति व्यास को, डॉक्टर अमृता सिंह को, डॉक्टर नेहा सिंह को, डॉक्टर कीर्ति भारती को। तो ये जो पुरस्कार मित्रों हैं, ये पुरस्कार जो दिया गया था वो डॉक्टर कीर्ति भारती को ये पुरस्कार है वह दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी है नामांकित, यानी एक विद्यालय उसके अंदर कितने विद्यार्थी है, यानी ये कह रहा है कि एक जो विद्यालय उसमें 129 विद्यार्थी है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापक है कि स्वीकृत पद है वो स्वीकृत हो गए। हम जानते हैं कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, 60 पे कितने हो गए 2 और 120 पे कितने हो गए 4। अब ये 130 है, इसका मतलब 120 से ज़्यादा 121 हो गया तो भी कितने टीचर हो गए 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 शिक्षक है उसकी स्वीकृति है, वो पदों की स्वीकृति होगी। अगला प्रश्न है अपने पास कि दृष्टि सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना, यानी दृश्य सर्वे जो सामग्री है उसका पालन करते हुए हमें कौन से सूत्र का उपयोग करना है? क्या मूर्त से अमूर्त, या अमूर्त से मूर्त और मूर्त से वापस अमूर्त दोनों का, या मूर्त का या अमूर्त से मूर्त? अब देखिए विद्यार्थियों, दृष्टि सर्वे का मतलब है जैसे मैं हूँ दृष्टि और सर्वे, मैं दिखाई भी दे रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि पहले आप मेरे को देखेंगे उसके बाद उस कल्पना, यानी मूर्त रूप में। तो इस सबसे पहले होगा मूर्त से क्या होगा? अमूर्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो मूर्त से अमूर्त। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है कि हर ग्रामीण घर में कब तक जल है वो नल का जल है उपलब्ध होगा। यानी ये कह रहा है कि जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ये कैसे योजना है, और इसका उद्देश्य यह है कि हर ग्रामीण घर में नल का पानी है पहुंचना चाहिए। कब तक? क्या 2026 तक, या 2024 तक, 2025 तक, या 2023? सही उत्तर मित्रों 2024 तक है वो जल है वो प्रत्येक घर नल के माध्यम से पहुंचना चाहिए। और अगला प्रश्न है अपने पास कि विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावक में से, यानी जो SMC होती है, ठीक है, उसमें कितने सदस्य है? उन सदस्यों में से उस अभिभावक या माता पिता जो विद्यार्थी उस स्कूल में पढ़ता है उसके माता पिता में कितने सदस्य होने चाहिए? क्या 1/2, 3/4, 2/3 या 1/4? यानी 3/4 सदस्य होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। और अगला अपने पास प्रश्न है मित्रों कि सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित, यानी सरसों जो अनुसंधान निदेशालय है वह कहाँ पे है? ये कह रहा है कि सरसों अनुसंधान निदेशालय जयपुर में है, अलवर में है, भरतपुर में है, या अजमेर में? तो ये कहाँ पे है विद्यार्थियों? ये है आपका भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। अगला, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित, यानी ऐसी बालक यानी अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वाले वर्ग से हो, उसको अपन किस रूप में परिभाषित करेंगे? विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, या गरीबी रेखा के नीचे के समूह में, या अलाभान्वित असुविधाग्रस्त समूह, या दुर्बल वर्ग? तो इसका राइट होगा मित्रों अलाभान्वित या असुविधाग्रस्त समूह। और अगला प्रश्न है अपने पास ये प्रश्न है कि आस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन स्थल क्या था? है क्या? पहले ये मित्रों कि ऑस्ट्रेलिया
और भारतीय सेना के मध्य युद्ध अभ्यास है। अब ये युद्ध अभ्यास है वो किस जगह किया गया था? क्या ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, या किशनगंज फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, बीएसएफ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, या पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज? अब देखो मित्रों, ऑप्शन से ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि जगह भी नहीं। एक तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज और दूसरा है महाजन फील्ड फायरिंग। अब दोनों में से ये जो युद्ध अभ्यास किया गया मित्रों, ये किया गया था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। अगला प्रश्न है अपने पास कि राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये जो आपका 1973 और 74 के अंदर कितने जिले आते हैं कि 5, 6, 7 और 4, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा मित्रों? 4। अगला कि राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष? राजीव गांधी डिजिटल योजना है, उस योजना की शुरुआत यानी ये कब शुरू की गई? 2013 सप्ताह, 2017-18, 2020-21 या 2014-15? तो इसका राइट उत्तर है मित्रों 2013 और 14। अगला प्रश्न है अपने पास कि बीबी जरीना का मकबरा यानी बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? करौली में है, अलवर में है, धौलपुर में है या फिर दौसा में? तो इसका सही उत्तर है मित्रों धौलपुर में। कहाँ पे है ये? धौलपुर में। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? ये पूछ रहा खंड स्तर का, क्या एडीओ होता है, सीबीओ होता है, बीईओ होता है या पीईओ होता है? तो इसका जो मुख्य अधिकारी होता है खंड स्तर का या ब्लॉक स्तर का, वो सिर्फ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी सीबीईओ होता है। कौन होता है? सीबीईओ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया? राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का हुआ था उसके अंदर किस खेल के अंदर उसने भाग लिया था? तीरंदाजी में भाग लिया, मुक्केबाजी में, नौकायान में या फिर निशानेबाजी में? यानी अपने को ये बताना है कि जो अर्जुन लाल जाट था, उस अर्जुन लाल जाट ने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसके अंदर उसने किस खेल के अंदर भाग लिया था? तो इसने लिया था मित्रों नौकायन के अंदर। किसके अंदर लिया था? नौकायन के अंदर। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल यानी ये दिया भारतीय लोक कला मंडल मित्रों पर ये राजस्थान के अंदर किस जिले में है? क्या डूंगरपुर में है या फिर उदयपुर में है या जयपुर में है या फिर पाली में? तो इसका सही उत्तर है मित्रों ये उदयपुर में। कहाँ पे है ये? उदयपुर में। अगला प्रश्न है अपने पास कि शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? यानी शैक्षिक जो अनुप्रयोग है उसके अंदर जो विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य, जटिल से सरल, या सीखने में अत्यधिक समय लगाने वाली, या सरल से जटिल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों कि सरल से जटिल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? बिज्जू है, भालू या रीछ है, कुर्जा है, भारतीय भेड़िया? तो सही है भालू या रीछ है वो जालोर का क्या मित्रों? वन्य जीव शुभंकर है। आगे बढ़ाते हैं बात को मित्रों। अगला प्रश्न है कि RSIC यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्या दिया गया था मित्रों? दर्जा है वह दिया गया था। क्या इसको 1975 में दिया गया था या 2000 में दिया गया था या 1993 या 1961? तो इसका जो ये राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड है मित्रों, इसको जो दर्जा है वह दर्जा 1900 और कब दिया गया था? 61 के अंदर, 1961। अगला है कि भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर है? यानी भारत के अंदर प्रथम डिजिटल आर्काइव है जो राजस्थान में किस जिले के अंदर है? कोटा में है, अजमेर में है, जोधपुर में है या फिर बीकानेर में? तो ये कहाँ पे मित्रों? बीकानेर में। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009
आयु वर्ग यानी जो आरटीई अधिनियम 2009 उसके तहत कितने वर्ष के बालक को शिक्षा है वो निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा देनी है? कि 6 से 14 वर्ष तक को, 6 से 22 वर्ष, 6 से 16 वर्ष, 3 से 18 वर्ष। तो सही है उत्तर मित्रों 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है अपने पास कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर यानी दुनिया का सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी? जो राजस्थान से संबंधित है, तनुश्री पारीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल मिथाली मधुमिता या कैप्टन शिवा चौहान या कैप्टन सोनाली मिश्रा। तो इसका राइट उत्तर है मित्रों कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न है कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक यानी ये जो बुक है इस बुक के लेखक कौन है? कि वुड्रो विल्सन है, पीटर बेकर है या मेरी पार्कर फोलोट है या भौगोलिक ये और है मॉरिस डेविस। तो इसका जो राइट है मित्रों वह वुड्रो विल्सन है। उसके उनकी ये रचना है जो बुक है वो। अगला प्रश्न है अपने पास मित्रों अगला प्रश्न ये है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान इन राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान का स्थापित किया गया? कि जोधपुर में है, बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में। तो ये कहाँ है मित्रों? ये जोधपुर में। अगला ऑपरेशन सर्द हवा यानी एक ऑपरेशन सर्दी में सर्द हवा चलती है और गर्मियों में क्या चलती है? गर्म। तो इसका संबंध किससे है मित्रों? वायुसेना से है या भारतीय नौसेना से है या भारतीय तटरक्षक बल से या सीमा सुरक्षा बल? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा मित्रों? सीमा सुरक्षा बल से है। आगे देखते हैं मित्रों अगला जो अपने पास प्रश्न है वो प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर? एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फोरम है वो फोरम राजस्थान के किस जिले में है? कि दुर्गापुरा जयपुर में है या सूरतगढ़ गंगानगर में या जैसर गंगानगर या तिब्बती अजमेर? तो इसका राइट उत्तर है मित्रों वो है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। अगला है कि एटलस पर्वत कहाँ है? यानी जो एटलस पर्वत है ये पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है या उत्तरी अमेरिका में? तो ये कहाँ पे? अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। हिंदी के प्रश्न आगे इनमें से अपने के कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध? अभिज्ञ या अभिज्ञ? इसमें राइट है मित्रों अभिज्ञ। ये सब आगे देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है अपने पास कि 80 के निकटतम अभाज्य संख्या यानी 80 के पास अभाज्य संख्या कौन सी है उसका हमें निर्धारण करना है। अपन देखते हैं जैसे 79 है मित्रों, 81 है, 83 और 73। इसमें सबसे पहले देखिए 81 है ना, ये एक अभाज्य संख्या है ही नहीं मित्रों, ये तो भाज्य संख्या। तो 83 और 73 और 79 तीनों की तीनों कैसी संख्या है? ये तीनों अभाज्य, पर ये संख्या है 80 के बिल्कुल क्या मित्रों पास में। तो राइट उत्तर क्या होगा? ये होगा। अगला है कि राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाता, इन राज्य के अंदर जो संसदीय जो सदस्य होता है मित्रों इसको शपथ दिलाने का जो कार्य है, शपथ कहो या त्यागपत्र, वो देता है मुख्यमंत्री देता है। कौन देता है? न राज्यपाल देता है न विधानसभा अध्यक्ष। तो राइट उत्तर है वो मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है अपने पास कि रेखिक युग्म के कोणों का योग, यानी कहने का मतलब ये हो मित्रों जैसे मान लो मैंने ये इधर देखिए ये एक रेखा खींची, अब इस रेखा पे बनने वाला जो कोण होगा मित्रों वो कितने डिग्री का होगा? हमेशा 180 डिग्री का होगा। जैसे ये एक रेखा मैंने ऐसे और खींच ली तो ये
ये कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो इनका योग आएगा वो 180 डिग्री। तो रेखिक युग्म कोण है उसका जो मान होगा मित्रों वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है अपने पास कि संलग्न आकृति के अंदर ए बी और सी डी यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी, ये दोनों समांतर भुजा है। तो x का मान यानी ये जो x है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए ये दो भुजा है, ये भुजा क्या है, समांतर, यानी ए और बी सी और डी। समांतर का मतलब ये हो मित्रों, इन भुजाओं का आप कितनी भी दूरी तक बढ़ाओगे तो इनके मध्य की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। इस प्रकार से ये कोण आपका 80 डिग्री का है और ये कोण x है, ये बिंदु O है और ये कोण है वो मित्रों, या फिर अपने इसको देखो ए बी सी और डी। इस बिंदु का नाम O और ये कोण है x और ये जो कोण है वो कोण है 80 डिग्री का और ये कोण आपको दिया हुआ है 20 डिग्री का। तो अपने को मान ज्ञात करना है कि x का, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मित्रों ये ए बी और सी डी दो क्या है, समांतर भुजा है। और जब इस समांतर भुजा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होते हैं, देखिए ये तिर्यक रेखा, इसको मैं आगे बढ़ा दूं सीधा इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये क्या बन गया मित्रों, त्रिभुज बना, यानी ये जैसे इसका नाम मैं ई कर दूं तो सी ओ ई एक त्रिभुज बन गया और ये एक तिर्यक रेखा हो गई, कौन सी, ए और डी एक तिर्यक रेखा हो गई। और जो तिर्यक रेखा होती है वह दो समांतर रेखाओं को जब काटती है तो उसके संगत कोण या जो एकांतर कोण होते हैं या भी जो शीर्षामुखी कोण होते हैं वो आपस में क्या होते, बराबर होते। तो यहाँ पर यही बात हुई कि ये तिर्यक रेखा मतलब ये समांतर रेखा, ये इसको ये रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और इधर वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। और इन दो संगत कोणों का योग हमेशा मित्रों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कोण 80, इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री हो जाएगा मित्रों, ये कोण हो जाएगा बाहर वाला 100 डिग्री। अब देखो कि ये कोण 100 हो गया। अब देखो सी ओ ई एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो अपन क्या करेंगे, और ये सीधी रेखा सरल रेखा, तो इस पर पूरा कोण बनेगा ना इस रेखा पे वो 180 का बनेगा। तो ये 100 का हो गया ऑलरेडी, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा बच्चों, 80 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 80 डिग्री का। अब देखो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर दो कोण ज्ञात है, तीसरा कोण अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण 20 डिग्री का हो गया, ये कोण 80 डिग्री का हो गया। तो ये कोण कितना आ जाएगा, तीनों का 180 होना चाहिए ना। तो ये 20 + 80 कितने हो गए, 100 हो गए। तो इसका मतलब 180 में 100 गई, यानी 180 में से कितने गए, 100 गए ना। तो इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया मित्रों, 80 डिग्री का। तो इस त्रिभुज का ये कोण 20 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये भी कितना हो गया, 80 डिग्री। वापस तीनों को जोड़ो, कितने हो गए, 180 डिग्री। तो इस प्रकार से ये भी एक सीधी रेखा है ना, तो इसका मतलब ये अंदर वाला कोण 80 डिग्री का है, तो ये कोण कितना होगा, पूरा कोण ये कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। तो ये 80 है, इसका मतलब ये कितने का बनेगा, 100 का बनेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा मित्रों, x का मान आएगा वो 100 डिग्री आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, यानी अपने को ये निर्धारण करना है कि कौन सी क्रिया है वह सकर्मक है। तो अपन जानते हैं कि जिसके अंदर कर्म नहीं है तो वह अकर्मक होगी, सकर्मक नहीं होगी ना। तो इसका अकर्म कौन सी, वो फुटबॉल खेलता है, इसमें कर्म है। रमा हंसती है, सुधा फल खा रही है और नौकर पानी भरता है। तो इसमें पानी है, इसमें फल है, पर इसमें किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं है। तो रमा हंसती ये है वह किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है अपने पास कि दी गई आकृति में यदि पी क्यू और आर एस है कि अगर पी क्यू और आर एस दोनों क्या है, समांतर है, तो एक्स का मान। अब देखो ये पी क्यू
मतलब ये वाली भुजा और ये भुजा समांतर इसको इस तरीके का काट रही है, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण कैसे हो गए, शीर्षामुखी कोण होगा। इस कोण का जितना मान इतना इसका हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कोण कितना हो जाएगा कि 3x और माइनस का 20 डिग्री हो गया ये भी। अब देखो ये त्रिक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण कैसे होते हैं, संगत कोण है, और संगत कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो ये 3x और माइनस का 20 डिग्री और प्लस का 2x और माइनस का 10 और बराबर कितने कर देते 180 डिग्री। तो ये 3x और 2x जुड़ के कितने हो गए 5x और माइनस 10 और माइनस 20 और 10 माइनस के 30 और बराबर 180 डिग्री। तो 5x बराबर कितने, ये माइनस के प्लस जुड़ जाएंगे तो हो गए 210 डिग्री। अब 5x का मान दो, तो x का मान से 210 डिग्री बटे 5 यानी x बराबर कितना आ गया 42 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया मित्रों 42 डिग्री आ जाएगा। और सही उत्तर कौन सा हो गया, इसमें डी ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है कि यदि 395 गुणा x बराबर 265, यानी कहने का मतलब अपने को x का मान चाहिए, तब x का मान क्या होगा, यानी x के गुणांक में है 395, इसका इस वाली संख्या में क्या लगाना है, भाग लगाना है। अब अनुमान से भी अपन उत्तर लगा सकते हैं कि 395 का 2765 में भाग दूंगा मित्रों, जब मैं 10 बार दूंगा तो होगा 3950, ये तो 2765, इसका मतलब 10 से कम आएगा, 10 से कम आएगा नहीं। तो देखो ये तो 1/7 बहुत छोटा है ये तो, और ये देखो 2370 ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसका मतलब कौन सा होगा, फिर ये होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आया था मित्रों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल 0 है तो उसका संवेग क्या होगा, यानी किसी पिंड पर कार्यरत बल का मान क्या 0 तो संवेग होगा नियत होगा, बढ़ जाता है अनंत है, या 0 तो क्या होगा नियत होता है। कि वायवीय श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में दर्शाया गया है, ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, CO2 और जल, ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, CO2 और जल, ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, एथेनॉल और CO2। सही उत्तर क्या होगा, ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, CO2 और जल। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, सही हो जाएगा। अगले वाला प्रश्न है अपने पास कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन, यानी दो प्रकार के परिवर्तन, एक भौतिक और रासायनिक, तो अपने को ये बताना निम्न में से कौन सा है वो भौतिक परिवर्तन है। कि गर्म करने पर प्लेटिनम की तार का चमकना, या अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, या सोने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना, या Mg यानी मैग्नीशियम की तार का हवा में जलना। तो ये सारे रासायनिक परिवर्तन है और ये है वो भौतिक परिवर्तन है। अगला, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है वो नहीं है, कि पहाड़, लड़का, गंगा, पुस्तक, तो ये गंगा है वो ये नहीं, तीनों है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा है वो प्रदान करता है, राजस्थान वित्त निगम, सीको, राजस्थान विपणन बोर्ड या रिको। तो इसका सही उत्तर होगा वो 3 मिनट तो ये है वो है राजजीको। कौन सा हो जाएगा, राजजीको। अगला प्रश्न है अपने पास, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उपचयन अनुमापन या रेडॉक्स अनुमापन के लिए प्राथमिक मानक के रूप में करते हैं, कि H2C2SO4, यानी इसका राइट हो K2Cr2O7, ये राइट। और अगला प्रश्न है अपने पास, कि गोविंद ने राम को जगवाया, यानी गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया कौन सी है, कि इंसाबोधक है, प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, अकर्मक, तो कौन सी होगी
प्रेरणार्थक क्रिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर, राजस्थान से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया? जसवंत सिंह है, जयनारायण व्यास है, माणिकलाल वर्मा है या बलवंत सिंह मेहता? तो सही उत्तर है बलवंत सिंह मेहता। और अगला प्रश्न है अपना, कि रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के रूप में सक्रियण को रोकता है, कौन सा है? फाइब्रिन है, हिस्टामिन है, साइटोकिन है या हेपेरिन? तो सही कौन सा है? हेपेरिन। कि सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सार्वकालिक या नाम धातु पूर्वकालिक? अगला प्रश्न है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, यानी मीराबाई इसका जन्म कहाँ हुआ? कुड़की में हुआ, चित्तौड़गढ़ में हुआ या उदयपुर में हुआ या फिर सुलमबर में हुआ? तो इसका हुआ कुड़की, पालीमेड़ था, नागौर में इसका जन्म हुआ था। इस प्रकार से मित्रों आज अपन ने जो थर्ड ग्रेड डीट अध्यापक का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत 115 प्रश्नों के बारे में चर्चा की। और पीछे वाला जो पार्ट है मित्रों, वो पार्ट आपका कुछ इंग्लिश के प्रश्न है और कुछ जो शिक्षण विधि और मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की जो प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में आप अपने स्तर से कुछ जो है की वगैरह उसका मिलान कर लीजिए। और ये जो अपन ने जो बात की मित्रों, इसको आप पेपर को देखिए कि आपका कितना का स्कोर है वो बन रहा है। और आशा और उम्मीद करते हूँ कि आपका जो स्कोर है अच्छा होगा।